हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। एनटीपीसी 12th लेवल में जो 18 तारीख के दिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं वो सभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आज पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 159वां स्थान था, 159th। इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सभी संविधान संशोधन 1 से लेकर 105 तक संविधान संशोधन हुए हैं, वो सभी मैं करा रहा हूँ। उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा जा रहा है। अगला है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत गौरक्षा और कृषि सुधार यहाँ पे शामिल किया गया है। ये डीपीएसपी यानी इनकी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और यह राज्य को गौरक्षा, कृषि और पशुपालन के सुधार हेतु निर्देश देता है। अगर बात करें 48A की, तो वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो +P प्रिंट के लिए और Ctrl+A सभी को चयन करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब आपके ऑप्शन क्या थे उसके अनुसार यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वर्ड दस्तावेज को सेट करने के लिए कई शॉर्टकट कुंजियाँ होती है, जैसे कि Ctrl+A में पूरा चयन किया जाता है, Ctrl+P से प्रिंट के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए, दस्तावेज फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है, Ctrl+E का भी प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट करने के लिए। अगला है, द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? तो जो द्रविड़ शैली थी दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है। इसकी प्रमुख विशेषता गोपुरम यानी कि भव्य प्रवेश द्वार और विमाना होते थे। विमाना का मतलब होता है मुख्य शिखर होते थे। यह शैली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में प्रचलित है। अगला था, EWS को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में लाया गया था। इसके तहत EWS को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी कौन सी किस्म की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IISR प्रगति नामक हल्दी की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म विकसित की गई है, जो उपज और औषधीय गुणों में श्रेष्ठ है। अगला है, फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। इसमें लोक देवताओं जैसे कि बापू जी और देवनारायण की गाथाएं बड़े कपड़ों पर चित्रित की जाती हैं। अगला है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सदाबहार कठोर पत्ती वाले वन यहाँ पे पाए जाते हैं, वो स्क्लेरोफिलस वन कहा जाता है। ये वन शुष्क गर्मियों और नम सर्दियों के अनुकूल होते हैं। अगला देखते हैं, अरबिंदो घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया था और नई राजनीति में कदम रखा था? तो कब किया था? 1906 में। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। वे क्रांतिकारी विचारों और आध्यात्मिक दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे। यह प्रतिशत 2001 की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। अगला है, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया गया था? तो आईन अकबरी में किया गया था। इसमें अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके लेखक कौन थे? तो लेखक हैं अबुल फजल। अगला है, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है? तो कौन होता है? इंद्र होता है। भारत और रूस के बीच ये प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो थल, जल और वायुसेना के सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। अगला है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कौन से संगठन में बहुमत प्राप्त किया है? तो इसको इकोसोक बोलेंगे, यानी कि 2025 में इकोसोक में भारत को बहुमत से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको बोला जाता है, जो सतत विकास, मानवाधिकार और वैश्विक सहयोग पर कार्य करता है।
अगला है 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नाइस फ्रांस में आयोजित किया गया जून 2025 में। का उद्देश्य महासागर संरक्षण और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। अगला देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये बने रहते हैं अपने पद पर। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित होता है। अगला है कौन सी प्रमुख धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो यहाँ पे महाधमनी, इसको ओर्टा बोला जाता है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है। इसको लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अगला है सुनामी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्र तल के नीचे भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है। इसके अन्य कारण की बात की जाए तो ज्वालामुखी और भूस्खलन से भी ये हो सकता है। श्री मिरियाना अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ये कौन थी? एक समाज सेवी थी जिन्होंने ग्रामीण विकास और दलित कल्याण में अपना जीवन समर्पित किया था। अगला है ओलंपिक विश्व कप शीतकालीन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो जो शीतकालीन हुआ इसमें 2 कांस्य पदक भारत ने जीते थे जो कि स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग जैसे खेलों में मिले हैं। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही। अगला देखते हैं भारत में सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में है पीओके को छोड़कर? तो कहाँ पे है? सिक्किम में, जो कि कंचनजंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 8,586 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदला जाता है? तो F2 शॉर्टकट की यहाँ पे यूज की जाती है। F2 को क्या किया जाता है? दबाया जाता है, जो कि फंक्शन की है, और उसके बाद नया नाम टाइप कर इंटर दबा दिया जाता है। अगला बात करें हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता प्राप्त की है, जो AI के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक मंच है। अगला देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगला है न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया? तो किसने किया? ICCR यानी कि संगीत नाटक अकेदमी और ICCR ने मिलकर यहाँ पे किया था। संयुक्त रूप से भारतीय कला, नृत्य और संगीत का भव्य प्रदर्शन यहाँ पे आयोजित किया गया था। भारत में TAR टी सेल थेरेपी किसने विकसित की? तो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ट्रस्ट या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के माध्यम से इसको बनाया गया है। अगला देखते हैं 1947 से 1995 तक भारत में किस सेक्टर की ग्रोथ रेट सबसे कम थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे कृषि की औसत दर सबसे कम थी। इस अवधि में प्राथमिक रूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम को निरस्त करता है? तो वक्फ अधिनियम 1995 जो था उसको ये प्रतिस्थापित करता है। अगला है 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसे कहा गया था? तो बहादुर शाह जफर जी को विद्रोह का नेता कहा गया था। अगला देखते हैं प्रदर्शन ग्रेडिंग रिपोर्ट 2.0 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन को मापता है। अगला है महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? मैंग्रोव वन इनको बोला जाता है। मैंग्रोव वे विशेष पौधे होते हैं जो खारे पानी और कीचड़ वाले महासागरीय तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है रासायनिक अपक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको निरोधक बोला जाता है।
निरोधक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है या फिर पूरी तरह से रोक देता है। इसका उपयोग औषधियों, रसायन विज्ञान और उद्योगों में होता है। अगला है 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों को युद्ध में उपयोग में लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे इसका पक्षियों का उपयोग किया था। किस लिए किया था? तो ये संदेश पहुंचाने और निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह उस समय की रणनीतिक नवीनता मानी जाती थी। भारत में पहली बार CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2019 में लागू किया गया था, दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। और इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना था। अगला है 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का क्या रुख रहा है? तो शांति, आतंकवाद विरोध और वैश्विक दक्षिण का समर्थन यानी ग्लोबल साउथ का यहाँ पे समर्थन, ये भारत का पक्ष रहा था। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को लागू किया गया था? तो ये किसी विशेष संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी योजना के तहत इसको लागू किया गया था। हाल ही में नेबा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड ने इसको लागू किया है। नागालैंड देश का वो पहला राज्य है। इससे पहले के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। इससे पहले की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला राज्य कौन है? तो करेक्ट है नागालैंड। ये अगले आने वाली शिफ्टों में भी दोबारा से आ सकता है। नेबा एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ सभाओं को पेपरलेस बनाता है। अगला देखते हैं 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों को युद्ध में उपयोग में लिया था? तो ये दोबारा से क्वेश्चन वही आ गया, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर। देखेंगे शिफ्ट थर्ड में जो आए हुए हैं 18 तारीख के जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है। ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को ग्राफिक्स और विजुअल संकेतों के माध्यम से कंप्यूटर से संवाद करने की सुविधा देता है, जैसे कि विंडो, आइकॉन और माउस के माध्यम से। अगला है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे टोटल 132 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। अगला है 1962 का भारत चीन युद्ध किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? तो कहाँ पे लड़ा गया था? हिमालयन क्षेत्र में लड़ा गया था। मुख्यतः बात करें तो विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, तब इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा बोला जाता था, और लद्दाख में लड़ा गया था। यह सीमा विवाद पर आधारित था। RTI के अनुसार सरकार को सूचना कितने दिनों में प्रदान करनी होती है? तो RTI के अनुसार सरकार 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान करती है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कौन बनाता है? NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से बनाया जाता है। अगला है हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बना? तो 2024-25 में ब्रिक्स संगठन में 6 नए देशों को आमंत्रित किया गया, जिनमें मिस्र, सऊदी अरब, ईरान आदि शामिल थे। मिस्र ने जनवरी 2024 से औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसको इजिप्ट बोला जाता है। अगला है 19वां भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय मूल के नागरिकों से संवाद और सहयोग को बढ़ाना है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय पर आधारित पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो इसको TK अरुण के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में PMO की भूमिका को दर्शाती है। अगला है 512 ईस्वी में पल्लवों द्वारा आयोजित जैन परिषद कौन सी थी? तो 6ठी जैन परिषद थी 512 ईस्वी में। ये कहाँ? तमिलनाडु के मदुरै में इसको आयोजित किया गया था। इसमें आगम ग्रंथों का संकलन और संपादन किया गया था। अगला देखते हैं इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या था? तो क्या था? IRNSS-1H, जो कि अगस्त 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। यह मिशन एक नेविगेशन सैटेलाइट था, लेकिन हीट शील्ड अलग नहीं हो पाने के कारण यह विफल हो गया था। जैन धर्म के कितने आगम होते हैं? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 45 आगम माने जाते हैं। इनमें से 11 अंग आगम और अन्य अंग बाह्य आगम होते हैं, जो महावीर स्वामी की वाणी पर आधारित थे। अगला है संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है?
तो ये जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इसको 2016 में पारित किया गया था, जो भारत में जीएसटी लागू करने से संबंधित है। इसमें देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हुई थी। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 368, जो आर्टिकल नंबर 368 है उसके अंतर्गत यहाँ पे किया जाता है। अगला है, भारतीय मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो राजस्थान के मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक भी है। अगला है, कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जो कि इसको अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, 1947 से 1991 तक भारत में लोगों का प्रमुख रोजगार कौन सा था? तो एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। अगला है, 1829 में विलियम बेंटिंक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो यहाँ पे सती प्रथा पर यहाँ पे रोक, तो सती प्रथा पे यहाँ पे रोक लगाई गई थी उस समय पर। यह भारत में ब्रिटिश काल की एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार घटना थी। तमिल संगम साहित्य का सबसे बड़ा व्यापक ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा? तोल्काप्पियम जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि तमिल भाषा की व्याकरण, साहित्य और संस्कृति का वर्णन करता है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वह पठार कौन सा है जो ज्वालामुखी से बना है? तो न्यू इंग्लैंड प्लेटू जो है वो इससे बना हुआ है। अगला है, रोलेट एक्ट 1919 के समय किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। यह ब्रिटिश दमन का प्रतीक बन गया था। अगला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये समिति नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट को तय करती है। अगला देखते हैं, भारतीय पूर्वानुमान मौसम प्रणाली में मौजूदा रेजोल्यूशन की क्षमता कितनी है? तो ये 12 किलोमीटर की रेजोल्यूशन क्षमता के साथ काम कर रहा है। अगला है, हाल ही में दिल्ली में साइबर अपराध में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस और I4C ने इसको शुरू किया। I4C का मतलब हुआ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको बोला जाता है। अगला है, सहकारी समिति भारतीय संविधान में किस सूची में आती है? तो ये समवर्ती सूची में आती है, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। 97 संविधान संशोधन के बाद सहकारी समिति को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला है, कौन सी नहर के खुलने पर ब्रिटिश व्यापारी ज़्यादा अच्छे से व्यापार करने लगे थे? तो जो स्वेज नहर बनी है उसके माध्यम से इनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 1869 में स्वेज कैनाल खुली थी। अगला है, वेब फ्रंट में हर बिंदु से नया वेब फ्रंट बनाने का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ह्यू जेंस ने इसको दिया था। यह सिद्धांत वेब फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक नया वेबलेट उत्सर्जित करता है, जिसे ह्यू जेंस सिद्धांत यहाँ पे बोला जाता है, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने में सहायक है। अगला है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कौन जोड़ता है? तो यहाँ पे जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगला है, OECD सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक नीतियों, सतत विकास और नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा यहाँ पे की गई थी। बहुआयामी गरीबी में क्या मापा जाता है? पूछा गया था कि क्या नहीं मापा जाता। अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन था वहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या नहीं मापा जाता। अब ऑप्शन क्या थे वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमें अगर ये बात कर लें कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मापा क्या किया जाता है, तो शिक्षा देखी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है और जीवन स्तर जैसे आयामों को यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा आय या वेतन को यहाँ पे नहीं मापा जाता। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर थे। किसके? शतरंज के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव दिलाया और बाद में विश्व चैंपियन भी बने थे। अगला है, भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2019 में लागू किया गया था। अगला है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का रुख क्या रहा? तो शांति स्थापना और वैश्विक दक्षिण का समर्थन यहाँ पे किया था भारत ने। तो इस तरह से 18 अगस्त के दिन के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे वो सभी हमने यहाँ पे करा दिए, जितने मुझे मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।